हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे भाई? वेक्टर्स। और लेक्चर नंबर है 3। थोड़ा सा रिवीजन से शुरुआत करेंगे। लेक्चर 1 और 2 में जो थोड़ा सा बताया गया है उसमें से थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, फिर इसी लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेटे, सबसे पहले एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में ट्राइंगल लॉ याद हो गया। देखो एक बार मैं बोल भी देता हूं, देखो ध्यान से। कब लॉ लगाना होता है? जब एक वेक्टर का जो हो ना बच्चों, हेड पर, एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल हो। बताओ, रूल कब लगाना है? जब हेड पर टेल हो। ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर की टेल है। पहली बात ध्यान रखनी है, हेड पर टेल हो तब लगाते हैं। दूसरी बात, एंगल कहां से नापते हैं? ए और बी के बीच का एंगल बाहर से नापना है। बी वेरी केयरफुल, अंदर से मत नाप देना, गलत हो जाएगा। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बाहर से नापते हैं। तो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो बेटा, एक वर्ड और कहा गया है, टेकन इन अपोजिंग ऑर्डर। देखो, ए वेक्टर यहां था, यहां से ही आगे चल दिए बी। अब हम यहां से ऐसे नहीं गए उल्टा, नो नो, बल्कि इस तरह से गए हैं, है ना। देखो, चलने में ऐसे चलना चाहिए था, ए फिर बी फिर सी, नहीं, लेकिन हम कैसे चले हैं? ए फिर बी फिर उल्टा गए हैं। इसीलिए ये रिजल्टेंट वाली साइड इस तरह से ली जानी है। और ये जो ए से एंगल बनाती है ये बीटा है। एक बार डेफिनेशन भी सुन लो, बहुत ध्यान से देखो। पहले बताओ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कब लगाते हैं? जब हेड पर टेल हो, हेड पर टेल हो, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, एंगल कहां से नापते हैं? एंगल नापते हैं बाहर से, थीटा बाहर से नापते हैं। ये दो बातें ध्यान कर लो। तो इफ वी रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, by the sides of a triangle, by the sides of a triangle, then the closing arm of triangle taken in opposite order, taken in opposite order is the resultant of two vectors, is the resultant of two vectors। इतनी बात याद रहेगी। तो ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। दो वेक्टर्स को देखो इस तरह रिप्रेजेंट करना है प्यारे बच्चों। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अंतर बहुत क्लियर दिखेगा। बोलो क्या अंतर है? टेल पर टेल है, ये हेड कहलाता है, ये टेल, ये हेड, ये टेल। तो ये लॉ कब लगाया जाता है? जब टेल पर टेल हो, एक वेक्टर की टेल पर दूसरे वेक्टर की टेल रखी हुई हो। ठीक है, इसमें ध्यान देना है, एंगल बाहर से नहीं नापोगे, एंगल नापोगे अंदर से। ये एंगल है थीटा। इज इट ओके? अब आंसर ये है कि रिजल्टेंट कहां होगा? बताओ भाई, रिजल्टेंट कहां है? आप इस पैरेललोग्राम को पूरा कर दीजिए। पैरेललोग्राम समझते हो? ये वाली साइड इसके पैरेलल और इक्वल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल और इक्वल है। अब बेटे, इसमें दो डायगोनल हो सकते हैं। एक तो ये वाला डायगोनल, ये रिजल्टेंट नहीं है। एक ये वाला डायगोनल, यही रिजल्टेंट है। जो डायगोनल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में से गुजरे, दोनों को चीरते हुए गुजरे बीच में से, वही रिजल्टेंट माना जाएगा। ये है रिजल्टेंट। तो यही है आर वेक्टर इक्वल्स टू
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये एंगल है बीटा। इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखो बेटे, अभी मैं ये आपको प्रूफ भी कर दूंगा कि वास्तव में दोनों लॉस बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि मैं इनके डिफरेंसेस पर ही चर्चा कर रहा हूं, तो ये लॉ तब लगाया जाता है जब टेल पर टेल हो, जब टेल पर टेल हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंगल कहां से नापते हैं? थीटा अंदर से नापते हैं। अब कोई बच्चा ये पूछे, सर ये आपको कैसे पता चलता है? कभी आप कहते हैं अंदर से नापते हैं, कभी आप कहते हैं बाहर से नापते हैं, इसके लिए क्या कोई रूल है? हाँ, अगर हेड पर टेल हो तो बाहर से, हमेशा याद रखो, और टेल पर टेल हो तो अंदर से। ठीक है, जहां पर भी टेल पर टेल होगी अंदर से, टेल पर टेल होगी अंदर से, टेल पर टेल होगी अंदर से, हेड पर टेल है बाहर से। तो इस तरह से आप दोनों लॉस को उम्मीद है समझ गए हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं और दे रहा हूं, उसको समझो। ठीक है, बड़ा आसान है, जरा ध्यान से समझो, बड़ा आसान है। नोट, ध्यान से देखना। मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है, मान लीजिए। कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। अब मैं एक वेक्टर और खींच दूं बिल्कुल इसी के पैरेलल, इतना ही लंबा जितना लंबा ये है, यानी सेम मैग्नीट्यूड का, और पैरेलल माने सेम डायरेक्शन में। ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं, लंबाई में बराबर हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल है। अब कोई पूछे इस वेक्टर का नाम बताओ, तो इस वेक्टर का नाम भी है ए वेक्टर। यानी पैरेलल वेक्टर खींचने से वही वेक्टर रहता है, उसी डायरेक्शन में खींचो तो वही वेक्टर रहेगा। अब कोई बच्चा कहे सर हमने वेक्टर एक और खींचा है, बिल्कुल पैरेलल ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक उतना ही लंबा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर दी। देखो पहले इधर था डायरेक्शन, अब उल्टा कर दिया। अब बताइए कोई अंतर पड़ेगा? तो जवाब है हाँ, अंतर पड़ जाएगा। अब ये ए वेक्टर नहीं माना जाएगा, अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो ये माना जाएगा माइनस ए वेक्टर। क्या माना जाएगा? माइनस ए वेक्टर। यानी अगर आप सेम मैग्नीट्यूड रखें, लंबाई तो सेम रखें, लेकिन डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, तो फिर वो नेगेटिव वेक्टर माना जाता है। क्या दोनों बातें समझ में आ गई? बिल्कुल पैरेलल खींच दो, सेम लंबाई सेम डायरेक्शन, तो वही वेक्टर माना जाएगा। पैरेलल खींच दो, सेम लंबाई अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस आ जाएगा, तो वो नेगेटिव वेक्टर माना जाएगा। अब इस बात का मैं तुम्हें फायदा बता रहा हूं। एक तो मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं बेटा कि ये दोनों लॉज एक से हैं, इस बात को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। और एक कॉन्सेप्ट मुझे तुम्हें समझाना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, उसको समझने में भी ये बातें हेल्पफुल होंगी। तो जरा केयरफुली देखो, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। देखो मेरी तरफ ही देखना आप। देखो ट्राइंगल लॉ तुमने पढ़ा था, तो देखो दोनों की सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं, बहुत केयरफुली समझो। देखो देखो ये था ए वेक्टर, ध्यान आ रहा है, और ये था बी वेक्टर, हेड पर टेल है, और एंगल कहां से नापा था? बाहर से, ये था थीटा, और ये था रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये एंगल था बीटा। पहले बताओ सारा याद आ गया? ये कौन सा लॉ है? ट्राइंगल लॉ। अब कोई बच्चा थोड़ा समझदार हो तो वो कहेगा ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में सर कोई अंतर नहीं है। देखो कैसे? कोई बच्चा कहे सर बी वेक्टर को मैं यहां बनाना चाहता हूं,
ये हो गया बी वेक्टर। क्या ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी है, तो इसका नाम भी क्या मानोगे? बी वेक्टर। समझ आ गया? और वो ये इस तरह से, ये कौन सा हो गया? सोचो सोचो, ये एक तरह से ए वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ए वेक्टर। समझ में आ रहा है क्यों हो गया? क्योंकि ये उतना ही लंबा है और वही डायरेक्शन है, देखो ध्यान से। तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, हेड पर टेल है, तो ये हो गया बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। ऐड करोगे तो हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर इस तरह से ऐड कर दें तो देखो यही तो पैरेललोग्राम बन गया। केयरफुली देखो, तो आप ध्यान से देखो, तो चाहे ट्राइंगल लॉ से देखो तो भी वही रिजल्टेंट आता है, या पैरेललोग्राम से देखो तो भी वही रिजल्टेंट आता है ना। ये थीटा आप बताओ कौन सा हुआ? ये थीटा जितना होगा ए और बी के बीच में, और ये वाला थीटा जो होगा आप देखो ये सेम होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये थीटा और ये थीटा करस्पॉन्डिंग है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, जितना एंगल ये थीटा होगा उतना ही ये वाला थीटा होगा। तो आप केयरफुली अगर देखें बेटा, तो इस छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वास्तव में एक ही बात है। ये भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और ये भी देखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है। ये भी वही ट्राइंगल है, ये भी वही ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को मिला के देख लो तो ऐसा लगता है पैरेललोग्राम सा बन गया है। तो यहाँ से एक नतीजा और भी निकला कि ए वेक्टर में चाहे बी वेक्टर ऐड करो तो भी वही आंसर आएगा, और चाहे बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करो तो भी वही आंसर आता है। रिजल्टेंट उतना ही रहता है। इज इट ओके? सारे बच्चों को क्लियर हो गया है? तो बेटे इस तरह से इस डायग्राम से मैंने ये समझाया है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अलग अलग बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले लेक्चर में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की, नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक लेक्चर क्लियर हो गया है? तो अब रेडी हो जाओ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना।